यद्यपि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकार की जैसी मंशा होती है, वहां का राजनीतिक नेतृत्व जैसे होता है, वहां का प्रशासन उसी प्रकार की कार्रवाई करता है। मुझे लगता है ईमानदारी से इन लोगों ने विश्लेषण किया होता और अपनी केंद्र सरकार और अपने या अपने से जुड़े हुए अपने सहयोगी दलों के द्वारा जो संचालित सरकारें हैं, उन सरकारों के सांप्रदायिक एजेंडे पर ध्यान दिया होता। ये पोलराइजेशन आखिर हो क्यों रहा है? पोलराइजेशन के कारण क्या है? मुझे लगता है वह पोलराइजेशन के पीछे के कारणों को ईमानदारी से हम विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है एक तरफ आप कहते हैं हम सेकुलर हैं और दूसरी तरफ एजेंडा जो लागू करते हैं उसको सांप्रदायिक रूप से कॉम्युनल आधार पर लागू करते हैं। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु संत और पुजारी रहते हैं, लेकिन ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। क्या एक सेकुलर एजेंडा है? दिल्ली की सरकार ने किया, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया। क्या यही सेकुलर एजेंडा है? सांप्रदायिक आधार पर ये लोग बांटते हैं समाज को। और महोदय, उसी प्रकार से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वहां पर जो योजनाएं हैं उसमें 20% मुस्लिम आबादी के लिए आरक्षित कर दिया गया। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गांव-गांव में विवाद खड़ा करके 300 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया जाता है। गांव-गांव में उसके माध्यम से विवाद खड़ा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, किसी भी अन्य उपासना विधि के नाम पर, मदरसों के नाम पर या मजारों के नाम पर कब्जा न मत करने दो। लेकिन उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर धड़ल्ले से एक काम चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि शासन की ये मंशा है, इसलिए प्रशासन उसमें बोलता नहीं। क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा? उसी प्रकार से उससे भी खतरनाक स्थिति, आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं। आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं। इस देश में जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, जिन लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है, जो लोग लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों पर दायर मुकदमे, चाहे वह राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले का मामला हो या संकट मोचन मंदिर काशी में सीआरपीएफ कैंप रामपुर का मामला हो या गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट का मामला, रघुनाथ मंदिर, ये जितने भी मामले हैं, इन सभी मामलों में जिन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए उन मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। न्यायालय अगर बीच में नहीं होता तो संभवतः अब तक वे आतंकवादी बाहर छूट करके पुनः नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा बनी रहे, और आज वही स्थिति सामने आई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते।
कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था, 3 महीनों तक लगातार दंगे होते रहे। इन लोगों ने एक भी बार सदन में चर्चा नहीं कराई। असम जलता रहा। और तो और कांग्रेस के लोग एक बार तो असम के ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया कि इन्होंने बोडो लोगों के बारे में कैसे बोल दिया। अरे बोडो वहां का नागरिक है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसके बारे में बोलेंगे? लेकिन ये लोग बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वकालत करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे बांग्लादेश, पूरे पूर्वोत्तर के भारत का जो समीकरण बदला है। महोदय, असम के अंदर आज कोकराझार, धुबरी, चिरांग और बरबेटा जिले जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे सर्वाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पर आकर के जमीनों पर कब्जा किए हैं। इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ साथ उनके राशन कार्ड बनाए हैं और बेश्रमी के साथ, देश के साथ खिलवाड़ इन्होंने वहां पर उनके साथ उनके माध्यम से करवाया। भूले नहीं, 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ, महोदय, आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थे उनके बीच में और वहां के बौद्धों के बीच में वहां पर हिंसा हुई, दंगे हुए। ये मामला म्यांमार का है, भारत का नहीं। लेकिन म्यांमार की घटना में दंगा कहां होता है? आजाद मैदान मुंबई में। ये लोग मौन रहते हैं, वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है, मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। उनके साथ साथ पुणे में दंगे हुए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में दंगे हुए। ये लोग मौन रहे, इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं लगाई। ये लोग मौन रहे उस घटना पर। ये वही लोग हैं जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा रामदेव पे, उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामला मैदान पर लाठी चार्ज करके बेशर्मी के साथ वंदे मातरम का गान करने वाले लोग, करने वाले देशभक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलाई है? कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? कौन इस देश के अंदर सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। और इसलिए महोदय, जब उत्तर प्रदेश के अंदर की जो घटनाएं आई हैं, उन घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे महोदय, जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के बारे में अगर मैं आपके सामने रखूं तो घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं हैं। और वे चौंकाने वाली घटनाएं कितनी खतरनाक हैं। सांप्रदायिक एजेंडा इन लोगों का है, हमारा नहीं। हम लोगों ने पूरे देश को एकजुट करने की बात किया था। हम लोगों ने तो नारा भी दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। हमने कहा था सबका साथ सबका विकास। लेकिन असम के अंदर अली और कुली का नारा इन लोगों ने दिया था, हम लोगों ने नहीं दिया था। असम को ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, देश से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या यही इनका सेकुलरिज्म है? महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में 118 घटनाएं घटित हुई, 2013 में 247 और मार्च से मई तक 65 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। सहारनपुर का दंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर सहारनपुर में एक गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था। अब न्यायालय के आदेश को प्रशासन नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानेगी। काठ में इसलिए वहां पर विवाद होता है क्योंकि उस गांव में 4 धर्मस्थल हैं, 3 मस्जिद, 1 मंदिर। मंदिर हिंदू समुदाय के द्वारा है, 3 मस्जिदों पर माइक रहेगा लेकिन मंदिर से माइक उतार दिया जाता है। क्या यही सेकुलर एजेंडा है इन लोगों का? यही सेकुलरिज्म है कहेंगे? और इसलिए महोदय, जो कुछ घटना घटित हुई मेरठ के अंदर, एक बालिका का अपहरण होता है और अपहरण होने के बाद उसके साथ जो घटना घटित होती है कितनी शर्मनाक थी। महिला हिंसा पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस महिला हिंसा की बात हम कर रहे हैं, उस सब के बावजूद ये लोग मौन हो जाते हैं।
इन लोगों के मुंह से इनकी जुबान नहीं खुलती उस मामले में। न्याय का तराजू तभी चलेगा जब इस देश के अंदर समान रूप से कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा। कानून इस देश में मत संप्रदाय और मजहब के आधार पर लागू नहीं हो सकता। और इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से चाहूंगा, कांग्रेस ने मुद्दा दिया है, अच्छा होगा पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक घटनाएं घटित हुई हैं, इनकी एसआईटी जांच करा दी जाए। किसी सिटिंग जज से, किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इन सांप्रदायिक दंगों की जांच करवाने के साथ साथ और राष्ट्रीय तत्वों से किनके संबंध हैं, इसकी भी जांच करा दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। यही मांग करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लोग सांप्रदायिक एजेंडे के साथ देश के सामने आए हैं और लोग देश के खिलाफ, इनके खतरनाक मंसूबों के खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।